नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे क्षेत्र की जड़ों में उतरेंगे जिसने सचमुच पूरी दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया। लेकिन विडंबना देखिए, आज शायद इसे ही सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की। हमारा मकसद आज कोई घिसी-पिटी बात दोहराना नहीं है, बल्कि उन ठोस ऐतिहासिक तथ्यों को टटोलना है जो साबित करते हैं कि ये भूमि कितनी महान रही है। चलिए शुरू करते हैं। अब एक पल के लिए रुकिए और ईमानदारी से सोचिए। जब बिहार शब्द कानों में पड़ता है तो आज के समय में सबसे पहली छवि क्या उभरती है? शायद पिछड़ापन, संघर्ष या फिर पलायन। सही कहा ना? लेकिन क्या ये धारणाएं इस क्षेत्र के उस विशाल और शानदार इतिहास के आगे टिक पाती हैं? बिल्कुल नहीं। आज हम वर्तमान की इन्हीं रूढ़िवादी सोच को चुनौती देने वाले हैं और उस वास्तविकता को सामने रखेंगे जो इस भूमि के डीएनए में गहराई तक बसी है। तो आइए इस सफर का एक रोड मैप तय कर लेते हैं। आज हम 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, सभ्यता का पालना। दूसरा, आस्था और ज्ञान का केंद्र। तीसरा, शासन के अग्रदूत। चौथा, क्रांति की भावना। और अंत में आधुनिक पुनरुत्थान। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, सभ्यता का पालना। इतिहास के इस कालक्रम पर नजर डालें तो एक अद्भुत निरंतरता दिखाई देती है। गंगा के उत्तरी तट पर स्थित चिरांद में लगभग 2000 ईसा पूर्व, जी हां, 2000 ईसा पूर्व की नवपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? यहाँ की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी यानी अलूवियम। इसी मिट्टी ने शुरुआती खेतीबाड़ी को जन्म दिया और ये बस्ती गुप्त काल तक लगातार आबाद रही। और ये कहानी यहीं नहीं रुकती। 1180 ईस्वी में मनेर में सूफी संत इमाम ताज फकीर का आना और फिर 18वीं सदी में पादरी की हवेली का निर्माण, ये सब बताता है कि ये भूमि हर युग में हर किसी को अपनी ओर खींचती रही है। अब जरा इसके नाम की कहानी समझते हैं। हम नाम तो रोज लेते हैं, पर इसका असल मतलब क्या है? विहार दरअसल एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है बौद्ध मठ। प्राचीन काल में यहाँ इन आध्यात्मिक और शिक्षा के केंद्रों की इतनी भारी बहुतायत थी कि इस पूरे भूभाग को ही विहार कहा जाने लगा, जो समय के साथ बदलते बदलते आज का बिहार बन गया। है ना दिलचस्प? यह इसके प्राचीन आध्यात्मिक स्वरूप और आज के नाम के बीच का एक बेहद खूबसूरत पुल है। और इसी आध्यात्मिकता से जुड़ता है हमारा दूसरा भाग, आस्था और ज्ञान का केंद्र। पूरी दुनिया के नक्शे को उठाकर देख लीजिए, शायद ही कोई ऐसी जगह मिले जहां इतने सारे अलग अलग धर्म एक साथ पले बड़े हों। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पावापुरी की इसी मिट्टी में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी पटना साहिब में ही हुआ। और तो और हिंदू धर्म में पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष दिलाने का सबसे पवित्र स्थान यानी गया, वो भी यही है। मतलब एक ही भौगोलिक क्षेत्र अहिंसा, त्याग और मोक्ष का इतना बड़ा केंद्र रहा है। ये वाकई अद्भुत है। अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो और भी हैरान करने वाला है। 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक। जरा सोचिए, ये आज के दौर का कोई आधुनिक परिसर नहीं है, बल्कि हम बात कर रहे हैं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की। इसके पैमाने और व्यवस्था की कल्पना करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए इसकी थोड़ी तुलना करके देखते हैं। एक तरफ प्राचीन नालंदा है जहां हर 5 छात्रों पर एक शिक्षक होता था और पुस्तकालय 9 मंजिला ऊंचे होते थे। जी हां, 9 मंजिला। और दूसरी तरफ आज के विश्व स्तरीय आईवी लीग संस्थान है। उनका फैकल्टी टू स्टूडेंट अनुपात आज भी नालंदा के बराबर या उससे कम ही है। इससे साफ पता चलता है कि 1193 में बख्तियार खिलजी द्वारा जलाए जाने से पहले यहाँ की शिक्षा प्रणाली कितनी उन्नत थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे विषय की ओर, शासन और समाज के अग्रदूत। ये तथ्य तो सचमुच चौंकाने वाला है। जब पूरी दुनिया ये मानती थी कि राजा का शासन यानी राजतंत्र ही एकमात्र तरीका है, उससे करीब 3000 साल पहले वैशाली में एक लोकतांत्रिक गणराज्य या रिपब्लिक बहुत शान से चल रहा था। आज के आधुनिक लोकतंत्र के पैदा होने से बहुत बहुत पहले ही इस जमीन ने दुनिया को बता दिया था कि जनता की चुनी हुई परिषदों से शासन कैसे चलाया जाता है। आचार्य चाणक्य के इस विचार को देखिए, योग्यता वंश नहीं एक राजा का निर्धारण करती है। चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार इस उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरोकर अखंड भारत बनाया। और चंद्रगुप्त वो किसी शाही राजघराने से नहीं आते थे। ये इस मिट्टी का ही असली मिजाज था जिसने ये विचार दिया कि सिर्फ राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। जन्मसिद्ध अधिकार के बजाय प्रतिभा और योग्यता पर बना ये पहला और सबसे ताकतवर साम्राज्य था। और यही प्रगतिशील सोच महिला सशक्तिकरण में भी दिखती है।
यहाँ महिला सशक्तिकरण कोई नया चलन नहीं है, इसकी जड़ें हजारों साल गहरी हैं। त्रेता युग में सीता जी ने अपने पति की अनुपस्थिति में ससुर दशरथ जी का श्राद्ध किया था। आम्रपाली की बात करें तो उन्होंने अपने तीखे सवालों से खुद भगवान बुद्ध को निरुत्तर कर दिया था, जिसके बाद ही महिलाओं का बौद्ध संघ में प्रवेश शुरू हुआ। और चंदनमाला, जो भगवान महावीर की पहली महिला शिष्या बनी। साफ है कि औरतों ने हजारों साल पहले ही धर्म और समाज की अगुवाई करना शुरू कर दिया था। अब अगर विज्ञान की बात करें तो गुप्त काल, जिसे हम भारत का स्वर्णयुग कहते हैं, उसका कोई सानी नहीं था। महर्षि चरक ने ईसा पूर्व में ही ये मेडिकल तथ्य बता दिया था कि गर्भ में बच्चे का लिंग शुक्राणु से तय होता है। ये प्रारंभिक आनुवांशिकी का एक मास्टरपीस है। वहीं आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की और हमारे सौर मंडल के गहरे राज सदियों पहले ही खोल दिए थे। है ना कमाल? इसी के साथ हम आते हैं अपने चौथे विषय पर, क्रांति की भावना। बगावत और क्रांति का यह सिलसिला एक बहुत लंबी विरासत है। 1857 में जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह ने उम्र के आखिरी पड़ाव में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। 1917 में यहीं की जमीन से महात्मा गांधी का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ, जिसने उन्हें महात्मा बनाया। चाहे 1974 का जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो या फिर साल 2000 का भौगोलिक विभाजन, इस क्षेत्र ने हमेशा देश की राजनीतिक अंतरात्मा को जगाने का काम किया है। संपूर्ण क्रांति 1974 में जयप्रकाश नारायण जी का ये नारा महज कोई सत्ता पलटने का खेल नहीं था। इसका असली मकसद था लोकतांत्रिक मूल्यों को वापस लाना और उन लोगों को मुख्य धारा में शामिल करना जिन्हें सदियों से दबाया गया था। इस एक पल ने भारतीय राजनीति की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। खैर, हर महान कहानी में एक ऐसा दौर आता है जब चीजें बिखरने लगती हैं। ये कड़वी सच्चाई है कि साल 2000 में जब राज्य का दक्षिणी औद्योगिक हिस्सा अलग होकर झारखंड बना तो इसके आर्थिक हालात चरमरा गए। इस बंटवारे और उसके बाद के संघर्षों ने बुनियादी ढांचे को बहुत गहरी चोट पहुंचाई और दुर्भाग्य से इसी मुश्किल दौर में बिहारी शब्द के साथ एक नकारात्मक छवि और कलंक विश्व स्तर पर जुड़ गया। लेकिन वो कहते हैं ना, रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है। यही हमें लाता है हमारे 5वें और आखिरी भाग पर, आधुनिक पुनरुत्थान। सिर्फ एक आंकड़ा बहुत कुछ बयां कर देता है, 6 घंटे। आज की तारीख में बुनियादी ढांचे और सड़कों में इतने बड़े बदलाव हुए हैं कि राज्य के किसी भी सबसे दूर दराज के गांव से राजधानी पटना तक का सफर अब 6 घंटे से भी कम समय में तय किया जा सकता है। ये सिर्फ डामर की सड़कें नहीं हैं, ये एक आर्थिक जीवन रेखा की वापसी है। और यहीं पर एक बेहद परिवर्तनकारी पहल दिखाई देती है, बालिका साइकिल योजना। ये सिर्फ बच्चियों को साइकिल बांटने का कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं था। इसने साइकिल के साथ पोशाक और छात्रवृत्ति देकर युवा लड़कियों को सच में सशक्त किया। जिन सड़कों पर कभी अकेले निकलने में डर लगता था, आज वहीं लड़कियां निडर होकर साइकिल से स्कूल जाती हैं। इसने ना सिर्फ स्कूल में नामांकन बढ़ाया, बल्कि एक ऐसे समाज की नींव रखी जो डर से आज़ाद है। और ये चीज़ कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे हमारा अतीत हमारे आज से जुड़ा हुआ है। एक तरफ हमारी प्राचीन पथ प्रदर्शक महिलाएं हैं, जैसे सीता, आम्रपाली, चंदनबाला, जिन्होंने सदियों पहले समाज को रास्ता दिखाया। और दूसरी तरफ आज की ये आधुनिक छात्राएं हैं जो साइकिल के पैडल मारकर अपनी आज़ादी और पढ़ाई का रास्ता खुद बना रही हैं। ये महिला सशक्तिकरण का वही पुराना डीएनए है जो आज बिल्कुल नए अवतार में हमारे सामने है। तो इस पूरे विस्तृत विश्लेषण के आखिर में एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है। इसके लोकतंत्र, ज्ञान और क्रांति की इतनी गहरी विरासत को समझने के बाद और अब इस जबरदस्त वापसी यानी पुनरुत्थान को देखने के बाद, कल की दुनिया आर्यावर्त के इस फीनिक्स को किस नज़र से देखेगी? क्या इसे अब भी उन्हीं पुरानी घिसी-पिटी रूढ़ियों से तौला जाएगा, या फिर एक ऐसे गौरवशाली क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा जो अपनी राख से एक बार फिर उड़ने के लिए तैयार है? ये सोचने वाली बात है ना। इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।